नमस्कार दोस्तों। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बुक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, ये जो बुक है जिसे हम कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। एक्चुअली ये जो बुक है, आप नाम से काफ़ी कुछ समझ गए होंगे निर्देशांक के बारे में। निर्देशांक में जो चित्र बनते हैं, जो आकृतियाँ बनती है, जो वक्र बनते हैं, उनके बारे में, उनकी ज्यामिति के बारे में समझ रहे हैं आप बातों को। निर्देशांक जो आप पढ़ते हैं 2D, 3D, त्रिविम, द्विविम, ये आपने पढ़े हुए हैं, देखे हैं। 11th क्लास में भी आपने पढ़े सरल रेखा का समीकरण, वर्त का समीकरण, दिग्वर्त का समीकरण, अतिपरवलय का समीकरण। तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ी है। उन्हीं सब चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे। उन्हीं निर्देशांक ज्यामिति जो आपने पहले पढ़ी है, जो आपने निर्देशी तंत्र पढ़ा है, द्विविमीय मतलब XX और YX वाला, फिर त्रिविमीय पढ़ा XX, YX एंड ZX वाला। तो ये जो चीज़ें आपने 2D एंड 3D, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप 2D एंड 3D कहते थे, उसी में जो आकृतियाँ बनती थी, जो चित्र बनते थे, उनके बारे में आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है, उनके बारे में हमने 12th क्लास में पढ़ा है। 2 साल आपने लगातार इनके बारे में कंटिन्यूसली पढ़ा है। लेकिन टॉपिक इतना बड़ा है क्योंकि मैथ्स का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो ज्यामिति है, गणित का बहुत बड़ा हिस्सा ज्यामिति है। और ज्यामिति जो है वो शुरू होती है, ख़त्म नहीं होती, इसलिए 11th क्लास में अगर शुरू हुई है तो फिर ये समझ लीजिए अब ये कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि इसमें और अच्छा और नई चीज़ हम लगातार पढ़ते ही रहेंगे और कंटिन्यूसली इसमें कुछ ना कुछ नया ऐड होता ही रहेगा। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, इस साल जो हम पढ़ने वाले हैं वो है 2D एंड 3D। अब आप कहेंगे सर 2D 3D तो हम पढ़ के आए हैं, फिर अब क्या पढ़ने वाले हैं? तो बेटा बस मैं बताता हूँ अभी कि हम अब नया क्या पढ़ने वाले हैं और क्या चीज़ें हम देखेंगे। देखिए, ध्यान से समझिए, आप जो 2D पढ़ के आए हैं, मैं मना नहीं करता, आप सरल रेखा पढ़ के आए हैं, वर्त, दिग्वर्त, आपसे सब कुछ पढ़ के आए हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम थी जो आप पहले पढ़ के आए थे, जो आप अब जो पढ़ने वाले हैं, दोनों में क्या अंतर है। जो 2D आप पहले पढ़ के आए हैं वो सारे के सारे मानक समीकरण हुआ करते थे, मानक समीकरण। अब आप कहेंगे सर ये मानक समीकरण का क्या झंझट है? 2 मिनट वेट करिए, अभी आपको समझाता हूँ कि पहले आप जो पढ़ के आए थे वो थे स्टैंडर्ड इक्वेशन, और अब जो आप पढ़ेंगे, इस साल जो आप पढ़ेंगे वो होंगे व्यापक समीकरण। अब यहाँ से आप कहोगे सर ये तो बड़ा ही कन्फ्यूजन वाली बात है, तो पहले ही पढ़ा देते। अभी बताता हूँ कि पहले क्यों नहीं पढ़ाया, क्या फ़र्क था दोनों के बीच के अंदर। देखिए, पहले तो दोनों की बातों को समझिए, फिर ताकि हम इसको डिटेल से समझ सकें, क्योंकि जब यही कन्फ्यूज़न होगा कि आप 11th-12th में भी ये टॉपिक पढ़ के आए थे, कॉलेज में भी यही टॉपिक पढ़े, तो फिर अंतर क्या है? तो ये अंतर ही समझाना चाहता हूँ कि दोनों में जो बेसिक अंतर है वो क्या है। आप पहले जो परवलय पढ़ के आए थे, उसी परवलय की बात जो पहले पढ़ के आए थे, आप पढ़ के आए, उसकी बात कर लेते हैं। पहले जब आप 11th और 12th में थे तो आपने पहले 11th में आपको 2D के बारे में ज्ञान कराया गया कि XX होता है, YX होता है, ऐसे दूरी निकालते हैं, इस तरीके से जो बेसिक बातें हैं वो समझाई गई। सरल रेखा का समीकरण समझाया गया। तब आपको जब सरल रेखाएं समझ में आ गई, फिर आपको अगले में एक टॉपिक आया था 11th क्लास में जिसका नाम था शंकों परिच्छेद। शंकों परिच्छेद में आपने पढ़ा वृत्त, दिग्वर्त, अतिपरवलय, परवलय, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी। लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि जब शुरुआत की गई थी शंकों परिच्छेद की, जब शुरुआत की गई तो आपको बहुत छोटे छोटे जो बेसिक फॉर्मूले थे वो समझाए गए थे। बेसिक फॉर्मूले का मतलब, जैसे परवलय का समीकरण आपने पढ़ा था y² बराबर 4x। आपका परवलय का समीकरण था y² बराबर 4x। ये परवलय का समीकरण है, मुझे कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल ये परवलय का समीकरण है। आइए इसका चित्र बना के दिखाता हूँ आपको। ये आपका परवलय हुआ करता था, x के ऊपर भी वैसा ही, x के नीचे भी वैसा ही, और अनंत तक जाने वाला। इसे कहते हैं y² बराबर 4x। ये परवलय था, इसका समीकरण परवलय, ये परवलय कहलाता है। कोई इशू नहीं था। लेकिन क्या आपने कोई सवाल किए? आपने कुछ बेसिक सवाल किए। बेसिक सवाल किया कि क्या परवलय हमेशा ऐसे ही जाएगा? क्या परवलय थोड़ा इधर उधर नहीं जा सकता? परवलय हमेशा ऐसे मूल बिंदु से जाएगा? तो याद कीजिए, देखिए क्या कमी थी। कमी का बता रहा हूँ ताकि जो कमी समझ में आएगी तभी तो समझ में आएगा कि ठीक भी करना है। तो कमी क्या थी? कमी ये थी कि आप जो पढ़ के आए थे परवलय, वो हमेशा मूल बिंदु से जाते थे। मूल बिंदु से जाते थे, x के ऊपर और नीचे एक जैसे होते थे। अब कोई आदमी थोड़ा सा भी दिमाग वाला हो और क्वेश्चन पैदा करे कि भाई परवलय जो है वो यहाँ से होने के बजाय अगर ये परवलय ऐसे हो जाए तो अब क्या होगा? अब इसका समीकरण क्या होगा? तो आपकी 11th क्लास जो है वो उसका जवाब देने में फेल हो जाएगी। पहला क्वेश्चन तो आप उससे ये पूछिए, क्या ये परवलय नहीं है? क्या ये परवलय नहीं है? तो जवाब है बिल्कुल हाँ जी है। फिर क्या ये परवलय अभी भी y² बराबर 4x है? तो जवाब है ना जी, अब नहीं है। तो फिर इसका मतलब हमें जो परवलय पढ़ाए गए थे वो एकदम फिक्स करके पढ़ाए गए थे। फिक्स करके मतलब ऐसे ही बनेंगे। यही 2 परवलय, एक परवलय आपको ये पढ़ाया गया था, एक परवलय आपको ये पढ़ाया गया था।
एक जो एक्स एक्स की ओर जाता है, एक जो वाई एक्स की ओर जाता है, और इसका समीकरण था एक्स स्क्वायर बराबर 4y। ये 2 परवले आपको पढ़ाए गए थे। अब आप कहेंगे सर हमें तो 4 पढ़ाए गए थे, एक नीचे की तरफ भी पढ़ाया गया था, एक इधर भी पढ़ाया गया था। बेटा वो इन्हीं के रूप है। वाई स्क्वायर बराबर 4x ये होता है, वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4x का मुंह इधर हो जाता है। जब आप वाई स्क्वायर बराबर 4x लेते हैं तो परवलय दाईं ओर जाता है, वाई स्क्वायर माइनस 4x लेने में बाईं साइड जाता है। एक्स स्क्वायर बराबर 4ay लेने ऊपर जाता है, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay लेने पे नीचे चला जाता है। तो है यही परवलय, यही परवलय। तो 2 ही परवलय होते हैं, इनके 2 के 2 मुंह कर दीजिए। जैसे मैं हूँ, मेरा मुंह इधर कर लूँ फिर इधर कर लूँ, तो ये कुछ वैसा ही है। तो 2 परवलय आपने पढ़े हैं, लेकिन दोनों के साथ प्रॉब्लम ये थी कि दोनों के दोनों बिल्कुल फिक्स जगह पे है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे सर उस समय ऐसा क्यों नहीं पढ़ाया? तो देखिए उस समय परवलय आपको पढ़ाना ज़रूरी था, बेसिक जरूरी था कि परवलय आप पढ़े। 11th के लेवल के हिसाब से ये बात सही थी कि 11th में आपको परवलय की जानकारी हो जाए, आप परवलय जब नाम आए तो आपको चित्र भी याद आ जाए, उसकी बेसिक बातें जैसे नाभि कहाँ होती है, उसका अक्ष कहाँ होता है, उसकी नियता क्या होती है, उसका समीकरण कैसे बनता है, ये बेसिक बातें अगर आपको समझ में आ जाती है तो 11th का काम पूरा हो गया। तो 11th के जो लेवल था, 11th क्लास में जो विद्यार्थी जो मेच्योरिटी लेवल होता है उसके हिसाब से उतना काफ़ी था, इसलिए उसको वहाँ पे एक बार ब्रेक कर दिया गया कि नहीं बस एक बार इतना। अगर उस समय अगर किसी जीनियस आपकी क्लास का कोई और वो सवाल पूछ ले कि सर परवलय को उठा के ऊपर लगा दूं या इधर लगा दूं या उधर लगा दूं या कहीं और बना दूं, बना तो कहीं भी सकता हूं, तो परवलय को उठा के सर मैं अगर कहीं और पटक दूं, इधर पटक दूं या ऐसे पटक दूं या इधर उधर मुंह कर दूं, किधर भी मुंह कर सकता हूं, अब इस परवलय का समीकरण क्या होगा? तो उस समय ये जवाब देना फेल हो जाता। हमारा जो अक्ष हुआ करता था इसको अक्ष कहते थे, अगर मैं ये ब्लू वाला ले रहा हूँ तो उसको अक्ष कहते थे, और ये जो हुआ करता था ये शीर्ष हुआ करता था, शीर्ष मूल बिंदु पे रहता था। लेकिन अब आप शीर्ष जो है उसको उठा के कहीं और रख दें तो परवलय का समीकरण क्या होगा? यानी अब परवलय के समीकरण देखिए, अब जो पढ़े हुए थे पहले स्टैंडर्ड थे, स्टैंडर्ड मतलब फिक्स कर दिया आपने कि ये यहीं से गुजरेगा, ऐसे गुजरेगा, यही रहेगा, कुछ भी अदला बदली नहीं है। स्टैंडर्ड, पकड़िए बात को, स्टैंडर्ड वर्ड। स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब है फिक्स कर दिया कि भाई ना यहाँ से हिलेगा ना डुलेगा, यहीं रहेगा। ये थे स्टैंडर्ड वाले, स्टैंडर्ड फिक्स कर देते ना आप। स्टैंडर्ड मतलब जैसे किसी सामान में आपने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि इसमें इतना 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 ये मिलाया जाएगा, इतना ये मिलाया जाएगा। आप कोई भी सामान लेके आते हैं, सामान के पीछे लिखा हुआ होता है कि इसमें इतना ये मिला हुआ है, इतना % ये मिला हुआ है, इतना % ये मिला हुआ है। तो स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि हमेशा अब हमारी हर थैली में इतना इतना ही ये मिला हुआ आएगा। तो वो होता है स्टैंडर्ड, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, फिक्स। तो वो जो आपने पहले पढ़े थे वो सारे के सारे स्टैंडर्ड थे, बंधे हुए थे, फिक्स थे, हिला नहीं सकते थे आप। अब आप क्या पढ़ने वाले हैं? अब आप चैलेंज करने वाले हैं उसी सोच को कि नहीं भाई हम तो हिलाएंगे, हम तो चीज़ों को बदलेंगे, हम तो चीज़ों को इधर से उधर रखेंगे, यानी जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन का मतलब व्यापक समीकरण। अब आप परवलय कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब आप इस लेवल लायक हो गए हैं, क्योंकि अब आप जो है वो ग्रेजुएशन में है, तो अब आप इस बात को चैलेंज कर सकते हैं कि भाई अब ये क्या है। अब आप परवलय को यहाँ से उठा के वहाँ से देखिए, अब जब आप परवलय जो बेचारे अपनी जगह पड़े थे, अगर वहाँ पड़े रहते तो समीकरण छोटे छोटे थे, अब आप उठा के यहाँ से वहाँ ले जाएंगे तो प्रॉब्लम तो आएगी। तो अब यही प्रॉब्लम आने वाली है, अब बड़े बड़े समीकरण आने वाले हैं, क्योंकि अब परवलय कहीं भी जा सकता है। आगे बात सुनिए, तो ये अब हम पढ़ने वाले हैं, जो हम व्यापक, जो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ते थे वहाँ से अब हटने वाले हैं और जनरल इक्वेशन की तरफ जाने वाले हैं। आइडिया समझ आ गया? ठीक है, चलिए। उसके बाद में 3D को भी पढ़ने वाले हैं। 3D भी आप कहेंगे सर हमने पढ़ी हुई है, तो मैं कहूँगा 3D आपने क्या क्या पढ़ा? तो आप कहेंगे 3D में हमने पढ़ा हुआ है, रेखा पढ़ी हुई है, 12th क्लास में रेखा पढ़ी थी, समतल पढ़ा था, रेखा समतल 2 चीज़ें पढ़ी थी ना। क्या त्रिविमीय में सिर्फ रेखा और समतल 2 ही होते हैं? तो जवाब है नहीं सर, और भी बहुत सारी आकृतियाँ होती है। कौन कौन सी होती है उनके बारे में अब जिक्र करना शुरू करेंगे। कौन कौन सी? गोला। क्या गोला आपने पहले कभी पढ़ा? नहीं पढ़ा। आपने पढ़ा वृत्त, सर्कल। सर्कल जो होता है वो 2D होता है, सर्कल 2D होता है, क्योंकि सर्कल जो होता है वो x और y पे आप ज़मीन पे बना सकते हैं, लेकिन गोले को आप ज़मीन पे नहीं बना सकते, है ना। अगर किसी बॉल को आप ज़मीन पे रखेंगे तो उसका कुछ हिस्सा ऊपर भी रहेगा। तो गोला 3D है। गोले के बारे में आपने कभी नहीं पढ़ा, अब गोले को पढ़ेंगे। गोला ही क्यों, बेलन, बेलन भी तो 3D है। जिनके पास आयतन होता है वो सब 3D है। सिलेंडर, है ना, जिनके पास आयतन होता है वो सब 3D आकृतियाँ होते हैं, गोला, बेलन। उसके बाद में होता है शंकु, जिसे कोन कहते हैं। और उसके बाद में एक और आकृति है जिसका नाम है केंद्रीय सांक्वज, ये थोड़ा आपके लिए नया है, सेंट्रॉइड। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हिस्सा होंगी। क्या क्या होगा? पहले तो आपके जितने भी मानक समीकरण हैं उन सबको व्यापक करेंगे, सारे मानक समीकरणों को व्यापक करेंगे। पहला काम तो ये करेंगे। तो पहला यूनिट जो है वो इसी बात का होगा
कि आपका जो जो भी आपने पढ़ा है उसको व्यापक करना। फिर अगला जो होगा वो होगा हमारा 3D में रूपांतरण करना। फिर 3D में जाएंगे, गोले के बारे में पढ़ेंगे, बेलन के बारे में पढ़ेंगे, उनके समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, उनके आपस में एक दूसरे को जो काटेंगे वो पढ़ेंगे। तो ढेर सारी चीज़ें उसमें आगे आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आइडिया समझ में आ गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन जो मानक समीकरण है उनको व्यापक समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। जो भी हम 11-12 में पढ़ के आए उनको व्यापक बनाएंगे। एक हिस्से में तो ये काम करेंगे। ये कंप्लीट होने के बाद में 3D स्टार्ट करेंगे और 3D में 1 बाय 1 गोला, बेलन, शंकु इस तरीके से होते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा। बाकी अगले लेक्चर में हम ये जो 2D है ना, इसकी जो व्यापक समीकरण है जिसका नाम ये रहेगा कोनिकल या शंकु परिच्छेद। शंकु परिच्छेद देखिए आपने पढ़ा हुआ है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, शंकु परिच्छेद आपने 11th में पढ़ा हुआ है। लेकिन जो शंकु परिच्छेद पढ़ा था वो मैं बता चुका कि आपने ये पढ़ा था और अब हम ये पढ़ने वाले हैं। ये अंतर है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।